केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने और उनकी समस्याओं के हर संभव हल के लिए है हमेशा तैयार। किसान आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की ओर हुए रवाना। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा 20 फरवरी से। बजट सत्र चलेगा 6 मार्च तक। मुख्यमंत्री 23 तारीख को पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री ने रोहतक में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इस अवसर पर कई दिग्गज भाजपा में हुए शामिल। और मुख्य सचिव ने कहा कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार किसानों की सरसों, चना, सूरजमुखी और समर मूंग की खरीद करेगी निर्धारित एमएसपी पर। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों से बात करने और उनकी समस्याओं के हर संभव हल के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने किसान आंदोलन पर अपने विचार रखते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य है। किसानों के मुद्दे राज्य सरकारों के भी जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसी तालमेल से इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए, और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे हो। देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों से उनकी मांगों से संबंधित कल शाम चंडीगढ़ में एक और बैठक की गई, पर बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं हो सकी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच पहले भी एक बैठक हो चुकी है। कल शाम चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्रियों ने कल रात बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है व सरकार बातचीत से सभी मुद्दों को सुलझाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है और शेष मुद्दों को भी कमेटी के गठन से हल करने के लिए विचार किया जाएगा। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है, और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थायी समाधान ढूंढें। अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं। किसान अपनी मांगों के संबंध में आज बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। किसानों के इस आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा और चंडीगढ़ से लगती पंजाब की सीमाओं पर हरियाणा पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता व सख्त प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 15 जिलों में सीआरपीएफ की धारा 144 लगाई हुई है। 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित प्रदर्शन व मार्च करने पर भी रोक है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी पिछले 2-3 दिनों से बंद हैं।
पुलिस की ओर से चंडीगढ़ से दिल्ली आने जाने वालों के लिए विकल्पित रूट की सूचना दी गई है और किसी अप्रिय स्थिति में डायल 112 पर संपर्क करने का आग्रह किया गया है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने निर्देश जारी कर कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से उत्पन्न होने वाली संभावित संपत्ति क्षति के मामले में नियमों की सावधानी पूर्वक अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों और पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में कहा कि ये सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में लाया जाए कि संपत्ति को हुए नुकसान, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, ऐसे मामलों में हुई क्षति अपराधियों व आरंभकर्ताओं से वसूली योग्य है। उन्होंने निर्देश दिया कि हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2021 के तहत नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ और दिल्ली में भी धारा 144 लागू है। पंजाब से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को प्रदेश पुलिस द्वारा शंभू बॉर्डर सहित अन्य स्थानों पर सख्ती से रोका जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से भी किसानों के आंदोलन पर नजर रखी जा रही है और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली हवाई अड्डे की ओर से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए विकल्पित मार्गों या मेट्रो लाइन टर्मिनल 1 के लिए मेजेंटा लाइन और टर्मिनल 3 के लिए एयरपोर्ट लाइन का इस्तेमाल करने के बारे में सूचित किया गया है। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान पर जिला फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और दिल्ली जाने वाले किसानों को रोकने के लिए जिले में 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर नाके लगाए गए हैं और इन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पलवल की तरफ से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे पर जहां नाके लगाए गए हैं, वहीं बाईपास रोड पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद में किसानों से जुड़ी हुई गतिविधियों पर पुलिस, क्राइम ब्रांच, CID की टीम पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर पलवल फरीदाबाद नेशनल हाईवे और दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के अलावा सूरजकुंड दिल्ली सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल नाके लगाकर मुस्तैद है। अभी जो DCP ACP हैं वो इसमें बारीकी से लगातार नजर बनाए हुए हैं और वो ड्यूटी पे हैं। हमने पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया है जी, और उसके साथ ही किसान जो नेता हैं उनसे हमारी अपील है कि वो शांति बनाए रखें और आंदोलन की आड़ में कुछ अगर असामाजिक तत्व कुछ इस तरह की कुछ ऐसी गतिविधियां करेंगे जिससे कि आमजन को परेशानी हो, तो उन पर सोशल मीडिया पे या वैसे भी हमारी निगरानी जारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमने इसमें करीब 12 नाका लगाए हैं जो सीकरी बॉर्डर, गदपुरी और सेक्टर 58, मांगर, सूरजकुंड, बदरपुर बॉर्डर, सराय, दुर्गा बिल्डर इत्यादि हमारे टोटल 12 नाकाज है। पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है और पुलिस आयुक्त श्री राकेश कुमार आर्य जी उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और कल भी उन्होंने इस पर बारीकी से विचार विमर्श किया और निरीक्षण किया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ भी कल देर शाम मीटिंग की गई थी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज सुबह से ही पुलिसकर्मी सड़कों पर नियमित रूप से गश्त करने में जुटे हुए हैं। अंबाला छावनी व शहर सहित GT रोड पर अनेक स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। अंबाला रेंज के IG शिवाज कविराज ने बताया कि यदि किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो उससे यातायात बाधित होगा। यदि वह दिल्ली की ओर जाते हैं तो पिछली बार की तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अंबाला छावनी के बस अड्डा इंचार्ज अजीत सिंह ने बताया कि बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। कुछ बसें पंजाब की ओर नहीं जा रही, लेकिन चंडीगढ़, धर्मशाला, वैजनाथ की ओर बसें जा रही हैं। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमारी सभी बसें लगभग सुचारू रूप से चल रही है पंजाब को छोड़ के। पंजाब में कोई हमारी बस नहीं गई है। हमारी बस चंडीगढ़ गई है, बैजनाथ गई है, धर्मशाला गई है। वहाँ शाह होके हम अपनी बसों को भेज रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैंट बस स्टैंड पे स्पेशल स्टैंडिंग चार्जिंग ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी यात्री को अपने स्थान पर जाने में परेशानी ना हो और उनका वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं।
20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि ये बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। फाइनल सिटिंग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक 19 फरवरी को रखी गई है। 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के पश्चात 3 दिन तक चर्चा होगी। 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट पर चर्चा के लिए विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि बजट पर चर्चा होने के बाद सुझाव या उसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो किया जा सके। बजट पर 3 दिन के लिए चर्चा होगी तथा उसके पश्चात मुख्यमंत्री बजट पर जवाब देंगे। बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र 2 चरणों में होने वाला है और इसकी फाइनल डेट्स जो हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होंगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग 19 तारीख को रखी गई है। तो 20 तारीख को आदरणीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के पश्चात 3 दिन तक चर्चा रहेगी अभिभाषण पर। 20, 21, 22, 23 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात बजट पर चर्चा के लिए विधायकों के अंदर और कमेटी के अंदर एक पर्याप्त समय दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक लगभग 550 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। 45 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव आए हैं तथा 1 अविश्वास प्रस्ताव भी मिला है जिस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष आजाद मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज स्वीटी बुरा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। मुख्यमंत्री ने इन सभी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल व हरियाणा ओलंपिक संघ के कोष अध्यक्ष मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश व केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। भाषण दिया उस समय के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि हम दुनिया में 11वें स्थान पर आ गए हैं और दुनिया में 5वें स्थान पर हम 30 साल के अंदर आ जाएंगे, अर्थात 2043 में हम 5वें स्थान पर आ जाएंगे। उन्होंने टारगेट रखा, लक्ष्य रखा, चलो अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, जिस तेज गति से 2013 के बाद 14 से लेकर आज तक शासन चलाया है, आज हम 5वें स्थान में 2023 में आ गए हैं, 20 साल पहले आ गए। जो टारगेट उन्होंने 30 साल का रखा था, हम 10 साल के अंदर उस टारगेट पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने पार्टी व सरकार की नीतियों के बारे में अवगत कराया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। एक नया उत्साह वो देखने को मिल रहा है और ये जोश और उत्साह ये सरकार की, डबल इंजन सरकार की ये नीतियों का परिणाम है। और उसके कारण जब दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचता है तो उसको सरकार से एक लगाव होता है। ये सारे देश के अंदर एक माहौल है। जिस तरह से काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिस तरह से विश्व के अंदर भारत का नाम बढ़ाया है, चाहे वो
धारा 370 का मसला हो, कोरोना के प्रबंधन का हो, राम मंदिर निर्माण का हो, किसान हित में फैसले करने का हो। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज स्वीटी बूरा ने भी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के प्रति पूरी आस्था जताई। उन्होंने कहा कि देश सेवा के प्रति वो समर्पित रहेंगी। हम तो छोटे छोटे अपने देसी भाषा में राम राम तो करते ही आ रहे हैं। भगवान राम के लिए तो श्रद्धा लोगों के अंदर जितनी आप समझ सकते हैं, जिस काम को बोलते हैं लोग संभव नहीं हो सकता राम मंदिर निर्माण, वो किया। हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा कश्मीर, वहाँ जाने से लोग डरते थे, धारा 370 हटाई। इतने अच्छे काम किए हैं देश के लिए उन्होंने, जो हमारे पूरे विश्व में जो हमारे भारत की छवि बनाई है। अब जैसे हम बाहर आते जाते रहते हैं कि हम प्लेयर हैं, बाहर प्रैक्टिस करते रहते हैं, पहले जो हमें जिस भावना से लोग देखते थे और अब हमें जिस मतलब रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो वो चीज़ें ना बहुत मतलब मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार किसानों की सरसों, चना, सूरजमुखी और समर मूंग की खरीद निर्धारित एमएसपी पर करेगी। इसके अलावा मार्च माह से 5 जिलों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सूरजमुखी तेल की सप्लाई भी शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में रबी सीजन के दौरान की जाने वाली खरीद प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में 5650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद शुरू की जाएगी। इसी प्रकार 5440 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का चना खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई से 8558 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर मूंग की खरीद की जाएगी। इसी प्रकार 1 से 15 जून तक 6760 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि सीजन में 50,800 मेट्रिक टन सूरजमुखी, 14,14,710 मेट्रिक टन सरसों, 26,320 मेट्रिक टन चना तथा 33,600 मेट्रिक टन समर मूंग की पैदावार होने की संभावना है। उन्होंने हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा हैफेड द्वारा मंडियों में सरसों, समर मूंग, चना तथा सूरजमुखी की खरीद शुरू करने के लिए तैयारियां करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों की सुविधा के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने की तथा खरीदी गई उपज का 3 दिन के अंदर भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बारदाने के साथ साथ मंडियों से अनाज का समय पर उठान भी सुनिश्चित किया जाए। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। सिंगल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 तक और डबल शिफ्ट के स्कूलों का समय सुबह 7 बजे से 12:30 और दोपहर 12:45 से 6:15 तक रहेगा। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश की प्रति भेज दी गई है। वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 15 फरवरी से स्कूल नए समय सारणी के मुताबिक ही खुलेंगे। हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में पशुओं में होने वाली बीमारी व उसके स्वास्थ्य को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मंडला आयुक्त गीता भारती ने शिरकत की। शिविर में हरियाणा के अलावा पंजाब के वेटनरी, फॉरेस्ट विभाग के वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिवसीय सेमिनार में पशु से मनुष्य के अंदर फैलने वाली बीमारियां और मनुष्य से पशु में होने वाली बीमारियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इस दौरान पशुओं में होने वाली टीबी की बीमारी पर विशेष चर्चा की जाएगी। वहीं इसके निवारण को लेकर भी अलग अलग पशु चिकित्सक अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर तरुण कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि 16 फरवरी तक हरियाणा व पंजाब के वेटनरी ऑफिसर व मेडिकल ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर रेबीज, चेचक और टीबी की बीमारियों पर प्रशिक्षण लेंगे। हरियाणा से जो मेडिकल ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर लोग सब आए हैं, जो फील्ड में हैं बेसिकली और लेबोरेटरी में हैं, जो काम कर रहा है, डायग्नोसिस में काम कर रहा है या ट्रीटमेंट में काम कर रहा है, उन लोग आए हैं। उन लोग इसलिए आए हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए जूनोटिक डिजीज का ऊपर कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसका जो प्रैक्टिकल
एस्पेक्ट है, थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, वो जानने के लिए हमारा यहाँ उन लोग उपस्थित हुआ है। तो इस तरीका का ट्रेनिंग हम लोग एवरी ईयर बहुत सारा करते हैं। एक इक्वाइन डिजीज है ग्लैंडार का ऊपर चर्चा करेंगे, जो ह्यूमन में भी होता है, एनिमल में भी होता है। ऐसा और 4-5 डिजीज है, जैसा ट्यूबरक्यूलोसिस है, ब्रुसेलोसिस है और रेबीज है। रेबीज आजकल बहुत सारा स्टेट में फैला हुआ, तो वो भी एनिमल में भी होता, ह्यूमन में भी होता। केंद्रीय वन, पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोनीपत में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र खेवड़ा में आयोजित रोजगार मेले में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। 25 नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया गया है, जिसे विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे ताकि दुनिया का नेतृत्व करने के लिए 2047 तक देश विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि युवाओं को प्रोडक्ट बनकर नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। केवल अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य निर्वहन भी पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बात है, कर्मयोगी भवन का उद्घाटन किया गया है। विकसित भारत के लिए हमारे देश के कार्यबल को उसमें अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए बहुत बड़े अवसर मिलेंगे और लाखों कर्मचारियों ने उसमें अपनी क्षमताओं का विकास किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र में मॉडल टाउन के समीप कल महाराजा अग्रसेन चौक का शुभारंभ तथा प्रतिमा का अनावरण हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार संत महात्माओं की याद में अनेक स्थान का निर्माण कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने महापुरुषों को भूल ना पाए। 5000 साल पहले उन्होंने सिक्के एकत्रित करने का अभियान चलाया था ताकि समाज में कोई भी गरीब ना रहे। उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से भी इस पुनीत कार्य में 11 लाख रुपए की राशि देते हैं। कार्यक्रम में मौजूद विधायक लक्ष्मण नपा ने कहा कि शहर में इस तरह के चौक का निर्माण होना बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे महाराजा अग्रसेन की जीवनी तथा उनकी प्रेरणा हमेशा के लिए क्षेत्र के लोगों को याद रहेगी। इसके साथ साथ सरकार तथा प्रशासन ने भी इसके निर्माण में भरपूर सहयोग दिया है ताकि महापुरुषों की याद को हमेशा जिंदा रखा जा सके। हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे कि 5000 वर्ष पहले का इतिहास और उनकी राजधानी अग्रोहा, जो कि हम भी हमारे यहाँ इन्होंने शासन किया है, इस धरती पे, पवित्र धरती पे अग्रोहा की जो राजधानी रही है। तो मैं सभी अग्रवाल समाज को कहूँगा कि बहुत कुछ है, जो भी कोई समाज सेवी अगर कोई दान करना चाहता है, हमारी अग्रवाल समाज की धर्मशाला है, बहुत कुछ रतिया के अंदर कोई तो अपना दान दे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अभी हम किसका नाम नहीं लिख सकते। नाम जो कोई दान करेगा तो हम देखते हैं शमशान भूमि है, अग्रवाल समाज के लोग कमरे भी बनवाते हैं तो उनका नाम लिखा जाता है। तो ऐसा एक प्यार बना रहे, ऐसा नहीं है कोई, हम समाज के बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम सब बैठ के भी इसका वो कर सकते हैं। तो एक भाईचारा, एक प्यार सभी बनाए रखें। और बहुत सी चीजें अभी बहुत है, शमशान भूमि के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े समाज सेवी पैसे देते हैं और उनके नाम उनसे लिखी जाती है। यमुनानगर में आज सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री में 31 कुंडीय हवन यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2024 का श्रद्धा और उल्लास के साथ आगाज हुआ। इस मौके पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सबसे पहले सरस्वती उद्गम स्थल पर मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात हवन यज्ञ कर विधिवत रूप से सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर और अन्य अतिथियों ने पौधारोपण किया। महोत्सव में शंखनाद के साथ सरस्वती की आरती भी की गई। वहीं स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। 14 फरवरी को पहवा में इस महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने बताया कि आज प्रदेश में सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ आदि बद्री में हुआ है, जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पर हवन पूजन के साथ विधिवत रूप से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू किया गया है। एक बहुत बड़ा एक दरिया था जो यहाँ से कुछ सत्तर से परिवार आगे गुजरात तक वो बहता था और उसके ही
तट पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की और हमारा मानना है कि जो आदि ग्रंथ हैं, जो सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वेद हैं और वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पे ही की गई। ऐसा हमारी इस प्रकार की मान्यता है। और इस बात को नासा ने भी सिद्ध किया कि बहुत समय पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा दरिया चलता था और आज भी उसके कंटेंट यहाँ उसी प्रकार से है। उसी प्रकार से आज भी जो उस प्रकार का पानी है वो आज भी है, बहुत बड़ी मात्रा में वो पानी धरती के नीचे है। तो ये बात उससे सिद्ध भी होती है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोगों की श्रद्धा है उसको और उसमें जो उसके स्थान है, जहाँ सरस्वती के स्थान है, बहुत स्थान यहाँ पे हैं और यहाँ से लेके अगर समुद्र तक जाओ तो मेरे ख्याल का हजारों की संख्या में इस प्रकार के स्थान है जहाँ लोगों की मान्यता है, पूजा पाठ करते हैं। हमारे जिले में मैं समझता हूँ 10 से भी ज्यादा ऐसे स्थान है जो जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और स्नान करते हैं। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन फरीदाबाद तथा पलवल द्वारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्थित खेल परिसर में किया गया, जिसके समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा विजेता खिलाड़ियों और खेलों में योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इन खेलों में जिन उद्योगपतियों ने CSR फंड के द्वारा अपना बहुमूल्य योगदान दिया है वह सराहनीय है, क्योंकि उनके बगैर इस तरह के भव्य कार्यक्रम के आयोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे हमारे सभी उद्योगपति भाई जो CSR पार्टनर है, उनकी जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। उनके बगैर इस तरह के भव्य आयोजन नहीं हो सकता, हमारी कल्पना से भी दूर है, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कबड्डी में जीत हासिल करने वाली सिकरोना गांव की सरकारी स्कूल की छात्राओं ने बताया कि वह आगे भी खेलों में इसी तरह भाग लेंगी और वह चाहती हैं कि इस तरह के खेलों का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए ताकि नई प्रतिभाओं को मौका मिल सके। हम खेलते हैं ऐसे, हमें अच्छा लगता है और ज़्यादा सबको प्राइज मिले बच्चों को और जीते हैं। हम कबड्डी में जीते हैं, हमारा जो खेल था बहुत अच्छा गया, हम आए भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं और यहाँ से जो होता है हमें बहुत अच्छा मोटिवेट मिला है और हम हमेशा चाहेंगे कि हम हमेशा यहाँ पे आते रहें और हमें ऐसे ही मतलब प्राइज़ मिलते रहें और आगे तक भी हम ऐसे ही बने रहें। आज दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की रेडियो डे का थीम है रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। आइए देखते हैं विश्व रेडियो दिवस पर यह खास रिपोर्ट। रेडियो केवल संचार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये रंगमंच है जहां हम मन के भावों का संचार कर सकते हैं, मधुर संगीत से अपने कानों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं और भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उस शक्तिशाली माध्यम का उत्सव है जो कि 1 सदी से भी अधिक समय से लोगों को सूचित, मनोरंजित और शिक्षित करने का काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के स्रोत के रूप में 14 जनवरी 2013 को विश्व रेडियो दिवस के प्रस्ताव को अपनाया गया। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास की सुरंग को नेस्तनाबूद करने के बाद इजरायली सैनिकों का समूह अपने साथ एक अनोखी किट साथ लेकर गए। इस किट में कोई विस्फोटक या रोबोट या कोई आधुनिक पिस्तौल नहीं शामिल थी, बल्कि उनके पास पुरानी शैली से चलने वाले ट्रांजिस्टर रेडियो था। इजराइल ने हाल में ही अपने आर्मी रेडियो को उद्योग मानक FM से AM चैनलों में बदला था। AM की अधिक रेंज का मतलब है कि आपातकालीन अपडेट्स को बम आश्रयों में मौजूद नागरिकों को सुनने में आसानी होगी। इस घटना से समझ सकते हैं कि रेडियो की पहुंच वहां तक है जहां पर आधुनिक उपकरण फेल हो जाते हैं। जब आप सुदूर उत्तर या सुदूर दक्षिण में बम से बचने वाले सुरक्षित कमरों में होते हैं, तब आप FM की तुलना में AM की तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप गाजा में हो या सीमा के सुदूर स्थानों पर हो, तब आप समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।